So, welcome back to the recruitment and selection video lectures. The first thing we will understand what is recruitment. Recruitment is basically it is the process of generating a pool of qualified candidates for a particular job. So यहाँ पे रिक्रूटमेंट का मतलब ये बता रहा है कि हम लोग एक प्रोसेस जनरेट करते हैं जहाँ पे पूल करते हैं. पूल मीन्स हम एक इकट्ठा करते हैं कुछ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को. अब क्वालिफाइड कैंडिडेट्स क्यों कहा गया है? बिकॉज जो भी आपका जॉब अपॉर्चुनिटी है वहां पे कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन या फिर स्किल्स रिक्वायर्ड होती है. इवन छोटे से छोटे जॉब के लिए भी आपको कुछ ना कुछ स्किल्स रिक्वायर्ड होती है. सो वी गैदर एंड असेंबल द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर अ पर्टिकुलर जॉब. अब सिर्फ एक वैकेंसी बचा है तो फिर एक ही इंटरव्यू लेंगे क्या? नहीं, वी विल टेक नंबर ऑफ इंटरव्यूज, वी विल इनवाइट नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर अ सिंगल जॉब और फ्यू जॉब्स और फ्यू सिलेक्टेड नंबर ऑफ जॉब्स. अब इसको दूसरी तरीके से जब हम देखेंगे तो ये भी कह सकते हैं कि इट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग पोटेंशियल कैंडिडेट. हम क्या करते हैं? डिस्कवर करते हैं. 50 कैंडिडेट आए, 10 वैकेंसीज है, 10 पोस्ट अवेलेबल है हमारे लिए. तो हमें वो 50 में से 10 ऐसे कैंडिडेट को डिस्कवर करना है जिनके पास ये जो अवेलेबल जॉब है वो प्रोसेस कर सके. राइट. सो इट इज द प्रोसेस ऑफ discovering potential candidates. Now, recruitment goals are there are few recruitment goals. Number one is attract the qualified applicants. So whenever we see job description, जब भी हम किसी रिक्रूटमेंट का जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो हमें वहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखा रहता है, स्किल सेट लिखा रहता है और कैंडिडेट से क्या एक्सपेक्टेशन है वो भी मेंशन किया रहता है. क्यों किया रहता है? बिकॉज हमें क्वालिफाइड एप्लीकेंट चाहिए. कौन से एप्लीकेंट? क्वालिफाइड, जो हमारे जॉब प्रोफाइल के लिए मैच कर सके. सो हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं रिक्रूटमेंट के थ्रू एक क्वालिफाइड एप्लीकेंट को जो सूटेबल रहे हमारे पास जो अवेलेबल जॉब है उसके लिए. देन एनकरेज अनक्वालिफाइड एप्लीकेंट्स टू सेल्फ सेलेक्ट देमसेल्फ आउट. अब यहाँ पे क्या होगा देखिए. अ, अब आप लोग ग्रेजुएट करके कोई मार्केटिंग, कोई एचआर, कोई फाइनेंस करके ग्रेजुएट होके इस एजुकेशन फील्ड से बाहर एक्चुअल जॉब के लिए निकल जाएंगे. जब आप अप्लाई करेंगे तो सबसे पहला चीज आप ये देखेंगे कि ये मार्केटिंग का है, फाइनेंस का है, एचआर का जॉब है, कौन से डिपार्टमेंट का जॉब है. इफ यू आर अ फाइनेंस स्टूडेंट यू वोंट अप्लाई फॉर मार्केटिंग जॉब. अगर आप मार्केटिंग के स्टूडेंट हो या मार्केटिंग क्वालिफाइड या स्पेशलाइज्ड हो तो आप फाइनेंस और एचआर को अप्लाई नहीं करेंगे. सो जॉब डिटेल जब हम लोग देते हैं रिक्रूटमेंट के टाइम पे वो इसलिए देते हैं ताकि हम एनकरेज करें लोगों को. उनको पता करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है कि यार यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब बिकॉज हमारी रिक्वायरमेंट मार्केटिंग है एंड यू आर क्वालिफाइड एज एन एचआर और फाइनेंस. हमारी रिक्वायरमेंट इज फॉर फाइनेंस एंड यू आर क्वालिफाइड एज एन एचआर और मार्केटिंग. राइट. सो अनक्वालिफाइड एप्लीकेंट्स, अनक्वालिफाइड का मतलब ये नहीं कि जिसके पास डिग्रीज नहीं है या फिर एजुकेशन नहीं है. अनक्वालिफाइड का मतलब है जो सूटेबल नहीं है उनके एप्लीकेंट्स को उनको सेल्फ सेलेक्ट करना है कि यार दिस इज नॉट सूटेबल फॉर मी, मुझे यहाँ पे गर्दी नहीं करना है एंड इट इज वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी बिकॉज आई एम अ मार्केटिंग स्टूडेंट एंड अप्लाइंग फॉर अ फाइनेंस थिंग. तो वो एचआर को बाय डिफॉल्ट आपको कॉल करना पड़ेगा एंड इन्फॉर्म करना पड़ेगा, आपसे डिस्कस करना पड़ेगा एटलीस्ट 5 मिनट तक. एंड देन वो सामने से आपको मना करेंगे. देन वो आपके लिए डिस्करेजमेंट होगा. सो बेटर है कि आप खुद अपने आप को इनकरेज करें कि दिस इज नॉट सूटेबल फॉर मी. इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस से मैं बाहर हो जाता हूँ या हो जाती हूँ. देन रिक्रूटमेंट इज अ टू वे स्ट्रीट. Why it is a two-way street or two-way process? Number one is organizations are looking for qualified applicants. क्यों? क्योंकि उनके पास वैकेंसीज है, उनके पास काम करने के लिए कुछ लोगों की जरूरत है. राइट. दे नीड मैन पावर. And on the other hand applicants are also looking for opportunities. So
ऑर्गेनाइजेशन में अगर वैकेंसीज है तो मार्केट में भी बहुत सारे लोग हैं जो काम करने के लिए तैयार है. सो रिक्रूटमेंट इज अ टू वे स्ट्रीट और इट्स अ टू वे प्रोसेस. जब दोनों एक साथ आते हैं देन रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट्स. या फिर दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं, चाहे इनिशिएटिव ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हो या फिर चाहे इनिशिएटिव एप्लीकेंट की तरफ से हो. Then there is a recruitment process from an organization point of view and from a candidate's point of view. Organization का recruitment process कैसे चालू होता है and candidate का recruitment process कैसे चालू होता है, वो हम कुछ pointers से देखेंगे. सबसे पहले we will understand the organization's recruitment process. Number one, vacant और new position occurs. अब ये new position या vacant positions क्यों रहते हैं? Because दो सिचुएशन हो सकते हैं. एक तो ऑर्गेनाइजेशन को नया बिजनेस मिला है और हमारे जो स्टाफ है या फिर हमारे पास जो एम्प्लॉयज है वो सेट है, उनको डिस्टर्ब नहीं करना है. उनको अगर डिस्टर्ब करेंगे तो जो चल रहा बिजनेस है वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा. सो व्हाट वी नीड इज फॉर न्यू बिजनेस, न्यू पीपल, न्यू एम्प्लॉयज एंड न्यू फेसेस, न्यू नॉलेज. ये एक सिचुएशन है. सेकंड सिनेरियो में एक ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है फॉर हिज पर्सनल सोशल इकोनॉमिकल बेटरमेंट. उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है तो वो जंप करना चाहता है किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे सैलरी के हिसाब से हो, वर्क एनवायरनमेंट हो या लोकेशन हो. कोई भी रीजन हो सकते हैं. तो उस वजह से एक पोजीशन वैकेंट है. तो यहाँ पे वैकेंट पोजीशन के लिए या फिर न्यू पोजीशन के लिए अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू होता है. देन जनरेट कैंडिडेट पूल वाया इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट मेथड. अगर कोई एक एम्प्लॉय या दो एम्प्लॉय या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकल जाते हैं, तीन चार एम्प्लॉयज निकलते हैं और किसी और ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट हो जाते हैं या हमारे यहाँ से जॉब छोड़कर एग्जिट हो जाते हैं, तो सबसे पहला एचआर यही काम करते हैं कि वो इंटरनल प्रोसेस शुरू करे. बिकॉज काउंटेबल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज उनको चाहिए. ठीक है. एंड काउंटेबल है तो हमारे जो इंटरनल एम्प्लॉयज है उनके कोई रेफरेंस होंगे जो वो उनके फ्रेंड्स के साथ काम करना चाहे. सपोज मेरे कोई फ्रेंड है राजेश, अगर वो किसी अच्छे कंपनी में काम करते हैं, किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट मुझे रिकमेंड कर सकते हैं एंड मे बी उनके रिकमेंडेशन से मुझे जॉब मिल सकता है. सो इंटरनल प्रोसेस में हम रिकमेंडेशन वाला रिक्रूट करते हैं एंड देन उस रिकमेंडेशन में भी हम पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉलो करते हैं. पूरा स्क्रूटिनी होता है, उनका बायोडेटा चेक किया जाता है एंड देन इंटरव्यूज होते हैं एंड अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेक्टेशंस को मैच करते हैं तभी जाके उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होके उन्हें ऑफर लेटर दिया जाता है. लेकिन अगर बहुत सारा लोग रिक्वायरमेंट है, नया प्रोसेस हम लोग चालू कर रहे हैं, तो इस केस में हम क्या करेंगे, दोनों प्रोसेस करेंगे, इंटरनल प्रोसेस भी और एक्सटर्नल प्रोसेस भी. क्यों? बिकॉज इंटरनली भी ऐसे हो सकता है कि आपके जो सीनियर्स हैं वो पास आउट हो गए एंड वो आपके साथ कांटेक्ट में है. अब उनको पता चल रहा है कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज है बहुत सारे लोगों के लिए, कम से कम 10-15 लोगों के लिए, 20 लोगों के लिए, and नया प्रोसेस चालू हो रहा है, तो दे विल रिकमेंड यू फॉर दैट प्रोसेस. तो वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा. एंड सेकेंडली एक्सटर्नली वो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करेंगे, नौकरी डॉट कॉम्स, ठीक है, या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो नौकरी या जॉब्स के लिए पोस्ट कर सकते हैं, वैसे वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू करेंगे. ठीक है. तो सेकेंड स्टेप हो गया. अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन पास आउट होने के बाद कैंडिडेट्स का लिस्ट जनरेट होता है. अब हम क्या करते हैं, कैंडिडेट्स को इवेलुएट करते हैं. ठीक है. वाया सिलेक्शन प्रोसेस. अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, हम लोग उनके क्राइटेरियाज को मैच करते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेक्टेशंस को मैच करते हैं. ठीक है. और ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेक्टेशंस को मैच करने के बाद अगर वो कैंडिडेट इम्प्रेसिव रहा तो अगले प्रोसेस में जाते हैं, उनके साथ एक और फाइनल इंटरव्यू करते हैं एंड देन फाइनल इंटरव्यू में उनका कंफर्ट लेवल ऑर्गेनाइजेशन का जो रिक्वायरमेंट है वो फाइनली मैच करते हैं एंड देन वी मेक एन ऑफर एंड उसके बाद उनको ऑफर लेटर दिया जाता है. नाउ ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रोसेस. अब कैंडिडेट की तरफ से कैसे प्रोसेस होता है, पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम रिसीव करते हैं एजुकेशन को
और हमारा जो ऑक्यूपेशन है वो सेलेक्ट करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। अब आप लोग रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस पढ़ रहे हो, दैट मीन्स यू बिलोंग टू एन एचआर स्ट्रीम। ठीक है। अब कोई फाइनेंस के है, कुछ मार्केटिंग के है। तो एचआर वर्ल्ड में जो भी अपॉर्चुनिटीज है वो आपके ऑक्यूपेशंस है। जो भी मार्केटिंग से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज है वो मार्केटिंग स्टूडेंट के लिए ऑक्यूपेशन या अवेलेबल ऑप्शंस है जॉब करने के लिए, और जो फाइनेंस से रिलेटेड है वो फाइनेंस वालों के लिए। मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम हम जब पढ़ाई कर रहे हैं तभी हमने हमारा जो ऑक्यूपेशन है वो सिलेक्ट कर लिया, एटलीस्ट स्ट्रीम तो हमने सेलेक्ट कर लिया है कि एचआर वाले दुनिया में जाएंगे, फाइनेंस वाले दुनिया में जाएंगे, मार्केटिंग वाली दुनिया में जाएंगे। अब सेकेंड प्रोसेस क्या है हमारा, अक्वायर एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस। अब ये एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस को हमें अक्वायर करना है। वो कैसे करेंगे, जब हम जॉब पे लगेंगे तब हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस शुरू होगा। ठीक है। डिग्री लेने के 6 महीने तक अगर आप कोई जॉब नहीं कर रहे हो तो आप वहां पे कोई एक्सपीरियंस नहीं दिखा सकते, बिकॉज आपके पास ना जॉब थी ना आप कुछ करने के लिए काम था। लेकिन अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो और 2 महीने में छोड़ते हो तो भी वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता, बिकॉज कॉरपोरेट्स में या फिर कहीं भी मिनिमम 6 महीने का एक्सपीरियंस या फिर 6 महीना जॉब किया हुआ है ऐसा आपको लेटर लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपीरियंस लेटर। सो एजुकेशन लेने के बाद हम अब अक्वायर करने जाएंगे एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस। अब वो कैसे होगा, उसमें सबसे पहला स्टेप है हमारा सर्च फॉर जॉब ओपनिंग्स। हम क्या करेंगे, हमारे सीनियर्स को कॉल करेंगे, कोई फ्रेंड्स हमारे सोसाइटी में हैं जो कॉरपोरेट में जॉब करते हैं उनके साथ बात करेंगे कि यार ग्रेजुएशन हो गया है, नाउ आई एम सर्चिंग फॉर जॉब, सो इफ यू हैव एनी वैकेंसी देन प्लीज लेट मी नो एंड डू इन्फॉर्म वेल इन एडवांस सो दैट आई अप्लाई ऑन योर बिहाफ, और आपके रेफरेंस से मैं वो अप्लाई करूंगा या करूंगी। ये हो गया इंटरनल या फिर एक रेफरल प्रोसेस में। लेकिन जब आप खुद से अप्लाई करते हो तो यू सर्च फॉर नौकरी डॉट कॉम्स, देन जॉबस्टर्स आप सर्च करते हो, ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। ऑनलाइन गूगल पे भी सर्च करते हो कि सो एंड सो जॉब वैकेंसीज इन मुंबई 2021, तो आपको अलग अलग वेबसाइट्स दिखेंगे एंड देन आप वो सर्च करने के बाद अप्लाई करते हो जॉब्स के लिए। सो व्हेन यू अप्लाई, दैट मीन्स यू आर informing that I am available and free, unemployed and searching for job। देन उसके बाद कंपनी क्या करती है, आपके बायोडेटास को चेक करती है। आपके बायोडेटा चेक करने के बाद आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो स्क्रीन करती है। अगर सूटेबल है तो वो इंटरव्यू के बुलाएंगे, अगर सूटेबल नहीं है तो वो आपको रिप्लाई या फीडबैक नहीं देंगे। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट है तो दे डोंट एंटरटेन दी पीपल और कैंडिडेट वो आर नॉट सूटेबल, सिंपली उनको रिप्लाई ईमेल किया जाता है और वो ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म किया जाता है। लेकिन कंपनी इंप्रेस हो जाती है और सिलेक्शन प्रोसेस आपका फिर शुरू होता है, और यहाँ से आपका इंटरव्यू प्रोसेस चालू। देन फर्स्ट इंटरव्यू योर एचआर राउंड, सेकंड मैनेजरियल राउंड एंड थर्ड योर, तो जिस डिपार्टमेंट में आप सेलेक्ट किए गए हैं उस डिपार्टमेंट के मैनेजर से आपका मीटिंग होता है एंड देन अगर वो फाइनली हाँ बोलते हैं तो दैट्स योर डन। एंड आपके पास ऑफर रहता है कि वी आर ऑफरिंग यू अ जॉब एंड सैलरी इज सो एंड सो, तो आर यू रेडी टू वर्क विथ अस। तो आपके पास ऑप्शन है कि आपको जो सैलरी दिया है, जो टाइमिंग दिया है, जो शिफ्ट आपको दिया है, चाहे वहाँ पे पिकअप ड्रॉप सर्विस हो या ना हो, सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। एंड फाइनली कैंडिडेट के पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफर देते हैं कि आप जॉब करना चाहोगे या नहीं। अगर आप एक्सेप्ट करते हो जॉब ऑफर को तो यू विल बिकम एन एम्प्लॉय ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप रिजेक्ट करते हो तो आप अगेन फिर से जो थर्ड पोजीशन है कैंडिडेट्स का, दैट इज सर्च फॉर जॉब ओपनिंग्स, वो प्रोसेस आप फिर से चालू करते हो। ठीक है। सो ये है रिक्रूटमेंट प्रोसेस एक ऑर्गेनाइजेशंस का और कैंडिडेट्स का। नाउ स्ट्रैटेजिक रिक्रूटमेंट डिसीजन या स्ट्रैटेजिक रिक्रूटिंग डिसीजंस, तो यहाँ पे अलग अलग डिसीजंस होते हैं। एक तो एचआर प्लानिंग डिसीजन होता है, फिर स्ट्रैटेजिक रिक्रूटिंग डिसीजन होता है एंड देन डिसीजंस ऑन रिक्रूटिंग सोर्सेस या रिक्रूटिंग मेथड्स होता है।
सबसे पहले हम देखेंगे एचआर प्लानिंग डिसीजन। अब एचआर के हिसाब से कुछ प्लानिंग चलती है। एक, हाउ मेनी एम्प्लॉयज नीडेड, कितने एम्प्लॉयज चाहिए। 10 वैकेंसीज है, 12 वैकेंसीज है, 2 वैकेंसी है, 3 वैकेंसी है, कितने चाहिए वो इंफॉर्मेशन सबसे पहले एचआर जो है डिसाइड करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, by getting an information from the team leaders or from the managers। अब वो सेकंड क्वेश्चन होता है कि कितने टाइम में चाहिए, बहुत अर्जेंट है या हम थोड़ा एक आध हफ्ता 2 हफ्ता रुक सकते हैं। अगर अर्जेंट है तो वो क्या करते हैं, वो सीधा एकदम ही सूटेबल कैंडिडेट को बुलाएंगे एंड देन वो फाइनल करेंगे। लेकिन वी हैव टाइम, देन व्हाट विल डू, अगर टाइम है तो हम बहुत सारे लोगों को बुलाएंगे, अच्छा खासा इंटरव्यू लेंगे एंड उनमें से हम अच्छे एम्प्लॉयज को ढूंढेंगे और अच्छे एम्प्लॉयज को। ठीक है। सो कब चाहिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन देर इज समथिंग कॉल्ड केएसएस। वो नीडेड है क्या, वो केसेस क्या है, जब हम आगे बढ़ेंगे हमको और डिटेल में पता चलेगा। एंड देन स्पेशल क्वालिफिकेशंस हमें क्या क्या चाहिए, वो भी हमें एचआर को डिसीजन प्लान करना है। सो बेसिकली एचआर के पास बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं और वो डिसीजन जो है वो क्विक लेना है। एंड इफ यू आर परसुइंग एचआर तो आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत क्विक होना चाहिए। क्यों क्विक होना चाहिए, क्योंकि अगर सुबह कोई समझिए 30 जून को कोई छोड़ के जा रहा है अपना ऑर्गेनाइजेशन एंड योर मैनेजर्स आर आस्किंग मैनेजर्स आर आस्किंग कि हमें 5 जुलाई तक एक नया कैंडिडेट चाहिए बिकॉज नया प्रोसेस हो रहा है, तो तब आपको डिसीजंस और प्रोसेस फास्ट करना बहुत जरूरी है। अब ये केएसएस के बारे में हमने बताया, तो केएसएस में के इज फॉर नॉलेज, एस इज फॉर स्किल एंड ए इज फॉर एबिलिटीज। राइट। सो नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज, क्या नॉलेज चाहिए, क्या स्किल चाहिए, कौन से एबिलिटीज उस पर्टिकुलर जॉब के लिए चाहिए, वो भी उनको डिफाइन करना जरूरी है। एंड देन डिफाइन करने के बाद उनका अगला कदम होता है स्ट्रेटेजिक रिक्रूटिंग डिसीजन। अब सेकंड में ये भी एचआर ही काम करते हैं, बट कोर डिसीजन जो पहला हमने देखा एचआर प्लानिंग, वो पर्सनली या फिर अपने टीम के साथ डिसाइड करते हैं, या फिर जो जहाँ पे जिस डिपार्टमेंट जिस टीम में वो वैकेंसी है उनके साथ वो डिसीजन लेते हैं। ठीक है। बिकॉज आपको आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके रिक्वायरमेंट को मैच करना है, ना कि आपके हिसाब से आप अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस करें। सो यू नीड टू communicate with your organization and pass on the same through a proper channel to the candidates। सो सेकेंड स्टेज में हम जाते हैं, दैट इज स्ट्रेटेजिक रिक्रूटिंग डिसीजन। अब ये स्ट्रेटेजिक रिक्रूटिंग डिसीजंस में सबसे पहले सवाल आता है वेयर टू रिक्रूट। अगर छोटे मोटे हैं तो इंटरनल हम कर लेंगे, 3 4 है, एक है तो इंटरनली हम कर लेंगे एंड दैट इज पॉसिबल। और एक ही कैंडिडेट या 2 4 कैंडिडेट को बुला के हम 3 4 में से एक फाइनल कर सकते हैं। लेकिन ह्यूज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड, नया प्रोसेस चल रहा है, पायलट प्रोसेस आने वाला है, देन you need to have an external sources as well as internal sources। because अगर 50 लोगों के लिए वैकेंसीज है तो आपको कम से कम 100 200 लोगों का इंटरव्यू तो लेना ही पड़ेगा। बिकॉज उसमें से भी जो अनक्वालिफाइड है, जो सूटेबल नहीं है, जो ऐसे भी आ सकता है कि दे आर रेडी टू वर्क विद अस बट नॉट इन द नाइट शिफ्ट। कुछ लोगों को स्पेसिफिकली नाइट शिफ्ट चाहिए, कुछ लोगों को रोटेशनल शिफ्ट चाहिए। तो ऐसे लोग अगर आएंगे तो हमारा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो रुक जाएगा अगर हम लिमिटेड लोगों को बुलाएंगे। तो अगर 50 वैकेंसीज है तो उसके दुगने 3 गुने प्रोसेस को हम करेंगे। एंड देन दुगने 3 गुने प्रोसेस को हम करेंगे एंड देन वो प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा जब 50 रिक्रूटमेंट है और हम 200 लोगों का इंटरव्यू लेते हैं। जस्ट अ मिनट, आई एम गेटिंग अ कॉल।
Mm, thank you guys. So there was an urgent call from the organization. Sorry for the disturbance. So we were talking about the decisions: HR planning decision, strategic recruiting decision, and decisions on recruiting sources. Now, जब हम लोगों ने strategic decision लिया तो सबसे पहले decision हमने ये लिया where to recruit, internal, external. ठीक है. अब who to recruit, flexible staffing option चाहिए हमें, because अगर rotational shift है तो हमें rotational shift के हिसाब से staff चाहिए. देन नेचर ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट क्या है, सिर्फ नाइट शिफ्ट ही जॉब है, रोटेशनल जॉब है, या फिर 24/7 आपको आना है, नो वीकेंड्स हॉलीडेज, या फिर अल्टरनेट डेज में आना है. तो किस तरीके से आपको आना है वो आपको अपने स्ट्रेटेजिक रिक्रूटिंग डिसीजंस में ध्यान देना है. एंड देन फाइनली डिसीजंस ऑन रिक्रूटिंग सोर्सेज या मेथड्स. अब आपको एक्सटर्नल करना है तो एडवर्टाइजिंग चॉइसेस आपको देखना पड़ेगा, रिक्रूटिंग एक्टिविटीज आपको करना पड़ेगा. इंटरनली आप कर रहे हो तो फ्री एडवर्टाइजिंग हो जाता है. क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ ईमेल भेजना है. लेकिन आप एक्सटर्नल स्ट्रेटेजिक यूज कर रहे हो, एक्सटर्नल सोर्सेज यूज कर रहे हो, तो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट हो गए, देन Naukri.com में, जॉबस्टर्स में, मॉन्स्टर्स में आपको पेड या जो प्रीमियम सर्विसेज है वो सर्विसेज देके आपको एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा, ताकि लोगों तक पहुंचे, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और आपके पास नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आ जाए. So these are the strategic recruiting decisions. देन स्ट्रेटेजिक रिक्रूटिंग डिसीजंस में हमने कुछ फ्लेक्सिबल स्टाफिंग के बारे में बात की थी. तो फ्लेक्सिबल स्टाफिंग में रेगुलर एम्प्लॉयमेंट चाहिए, फुल टाइम और पार्ट टाइम चाहिए, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर चाहिए, प्रोफेशनल एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एम्प्लॉइंग लीजिंग करना है हमें. तो ये अलग अलग स्ट्रेटेजिक डिसीजंस है. ठीक है. सो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में हमें एक ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जो फिक्स है, फ्लेक्सिबल है, कंफर्टेबल है एंड बहुत ही सुटेबल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. फुल टाइम और पार्ट टाइम में हमें कुछ लोग फुल टाइम के लिए जरूरत है एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, या फिर पार्ट टाइम में, यानी पार्ट टाइम के लिए बहुत कम टाइम, यानी हाफ ऑफ द टाइम. सो फुल टाइम employment consists of a regular schedule of 37.5 hours per week. बेसिकली ये 40 hours per week है. ठीक है. एक्चुअली एंड उसके बाद जो पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट कंसिस्ट करते हैं तो वो 37.5 आवर्स पर वीक के नीचे होते हैं. सो 37.5 hours is the full time and below that is a part time. तो अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो फुल टाइम में तो आप पूरे दिन के 7 से 8 घंटे या 9 घंटे जॉब करते हो. अगर आप पार्ट टाइम में देख रहे हो तो 9 घंटे या फिर 8 घंटे का हाफ, दैट इज हाफ ऑफ द डे 4 आवर्स, और सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, दैट बिकम्स योर पार्ट टाइम. इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, कोई पर्टिकुलर जॉब आप कर रहे हो और उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना है तो आप इंडिपेंडेंट हो. देन कोई प्रोफेशनल्स हमको रिक्वायर्ड है ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि किसी का नॉलेज हमें चाहिए, किसी पर्टिकुलर प्रोसेस का नॉलेज हमें चाहिए, तो उसके लिए हम कोई प्रोफेशनल को, जैसे सीए हो गए, मेडिकल में डॉक्टर्स हो गए, फाइनेंस में हम बहुत सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हो गए, एनालिस्ट हो गए, राइट. सो अलग अलग प्रोफेशनल्स को हम हायर करते हैं. एंड टेम्पररी वर्कर्स, कोई ऐसे लोग जो टेम्पररी हमें चाहिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए. जैसे अब कोविड में बहुत सारे लोगों को टेम्पररी बेसिस में उन्हें जॉब दिया गया. लेकिन उस टेम्पररी वर्कर्स को अगर हमें सीजनल एम्प्लॉय देना है तो सीजनल में क्या होगा, एक पर्टिकुलर सीजन में उन्हें जॉब मिलेगा एंड देन इस पर्टिकुलर सीजन में उनको जॉब नहीं मिलेगा. जैसे कि जैसे कि हमारे जो शिप में काम करते हैं उनका जो काम है वो रोटेशन में होता है. वो 6 महीने ऑन अर्थ होते हैं, 6 महीने ऑन सी होते हैं. सो कई बार उनका सीजनल भी होता है, वो ठंडी और बारिश में जॉब नहीं करेंगे, लेकिन गर्मियों में उनके शिप जो कार्गो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाएंगे तब वो काम पर जाएंगे. और सीजनल में अपने एग्रीकल्चरल हार्वेस्टिंग भी होती है, एग्रीकल्चरल वर्क भी होता है. सो वो सीजन है, जैसा सीजन आया वैसा आपको वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करना है. So sources of recruitments are there, internal sources
एंड एक्सटर्नल सोर्सेस। रैपिडली 10 मिनट में हम ये रैप अप करेंगे। सो वी ऑल नो इंटरनल सोर्सेस क्या है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारे एम्प्लॉयज। सो जॉब पोस्टिंग एंड बिडिंग, प्रमोशन एंड ट्रांसफर्स, एम्प्लॉय रेफरल, री रिक्रूटिंग फॉर्मर एम्प्लॉयज एंड एप्लीकेंट्स, एंड इंटरनल रिक्रूटिंग डेटाबेस। समझिए कोई सीनियर पोजीशन की वैकेंसी है तो हम क्या करते हैं, जॉब पोस्टिंग करते हैं, बिडिंग करते हैं, हम लोगों को पूछते हैं कि भाई आर यू रेडी फॉर दिस जॉब। देन कुछ जूनियर्स को हम प्रमोट करते हैं। अगर टीम लीडर की वैकेंसी है तो कोई ऐसा एम्प्लॉय जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सालों से काम करता है, कैपेबल है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन्हें हम प्रमोशन देते हैं और एक टीम मेंबर को टीम लीडर में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम इंटरनली एम्प्लॉय के रेफरेंस देखते हैं। एंड कुछ ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले गए, बट कहीं से एचआर को पता चलता है कि ही इज फाइंडिंग जॉब शिफ्ट, एंड हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उनका बहुत अच्छा रैपो है, अगर उनको बुलाएंगे तो ही कम बैक और शी विल कम बैक। तो री रिक्रूट करना हमारे पुराने एम्प्लॉयज को, हमारे पुराने एप्लीकेंट्स को। उसके बाद इंटरनल रिक्रूटिंग है, तो डेटाबेस के हिसाब से हम इंटरनल रिक्रूटमेंट करते हैं। एंड देन सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है कुछ। क्यों एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है? बिकॉज कई बार बहुत सारे लोग अच्छे नॉलेज लेकर आते हैं, कई बार लोग बना बनाया नॉलेज लेकर आता है। बिकॉज अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ऑर्गेनाइजेशन के क्या सवाल होंगे, ऑर्गेनाइजेशन को क्या जवाब एक्सपेक्टेड चाहिए, तो उस तरीके से वो आपको प्रिपेयर करेंगे एंड उस तरीके से आप अपना इंटरव्यू प्रोसेस पूरा करोगे, विच इज नॉट गुड। सो दैट बिकम्स एन डिसएडवांटेज। So advantages में moral of promotee, better assessment of abilities, lower cost for jobs, motivator for good performance, cause of succession of promotion, have to hire only at entry level, and disadvantages में inbreeding, possible moral problem, political inflight, need for management development, etc. So what we will do is, ये थोड़ा lengthy process हो रहा है because अब external sources है and then फिर उनके advantages and disadvantages है। तो ये जो topic है particularly सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। बिकॉज आपको डिटेल में एग्जाम्पल के साथ जिस तरीके से अब पेस लग गया है, जिस इंटरेस्टिंग के साथ आप सुन रहे हो, मुझे वो लिंक नहीं ब्रेक करना है और मुझे शॉर्टकट मेथड नहीं यूज करना है। सो बेटर वी विल अगेन start with the sources of recruitment and internal sources, advantage, disadvantages, external sources, advantages and disadvantages, ये हम पढ़ेंगे। तो अगर अभी किसी को भी कोई डाउट है तो दे कैन आस्क देयर डाउट्स इन द चैट बॉक्स।